scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures. This principle finds the closest statutory echo in which of the following? Option 1, Article 48A of the Constitution. Option 2, Section 3, Clause 3 of the Environmental Protection Act. Option 3, Principle 15 of the Rio Declaration. And Option 4, Section 24 of the Water Act. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता क्या है। आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 48A में 3(3) के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन और सेक्शन 24 के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से प्रिंसिपल्स लेड डाउन है, और साथ ही साथ इन सेक्शन से डायरेक्टली लिंक करना आना चाहिए आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से। आंसर करिए, लेकिन आंसर के बीच में मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ दैट दीज ऑल क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम आवर पेड क्लासेस। जो हमारे यूजीसी के बैचेस हैं उनके अंदर ऐसे अराउंड 120 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए करवाए जाते हैं। इनको ब्लैक बेल्ट क्वेश्चंस कहा जाता है हमारी सीरीज के अंदर, और उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं जो कि आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं जरा। हाँ जी, प्रिंसिपल 15 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रिंसिपल 15 जो रियो डिक्लेरेशन का है वो एक्सप्लिसिटली बात करता है हमारे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब कि कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म होने से पहले हमको ये प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं कि वो कोई सा भी एक कंसेप्ट, एक बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। वो आर्टिकल 21 का जो एक्सटेंडेड पार्ट है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एक क्लीन एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, उस चीज को वॉयलेट ना करे। 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन, जो 15th प्रिंसिपल है रियो डिक्लेरेशन का, वो डायरेक्टली बात करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की, और उसके अंदर वो ये चीज कहता है कि अगर किसी भी एक स्टेप का साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टेप को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि वहां पे हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि हमारा प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि एक स्टेप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो स्टेप लिया जाएगा, बट सिर्फ इस चीज की वजह से उस स्टेप को रोका नहीं जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल 15 रियो डिक्लेरेशन का क्लियरली एक्सप्लिसिटली कहता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमें ऑलरेडी ये पता है कि ये आर्टिकल हमारे पास आया है 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये किस बारे में बात करता है? हमारे से बात करता है स्टेट की ड्यूटी को लेके, जो कि है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, स्टेट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। चलिए, सेक्शन 3(3) ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक अदर अथॉरिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारा है सेक्शन 24 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बात करता है पॉइजनस, नॉशियस और पॉल्यूटिंग मैटर्स को कहां पे डिस्पोज करने से? स्ट्रीम्स और वेल्स। वाटर एक्ट के अंदर ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग दी गई है ये चीजें, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ एंड क्वेश्चन का लेवल भी आपको अच्छा लगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा पूरा यूजीसी नेट का पेपर जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन से भरा हुआ है। मैच द फॉलोइंग्स, हर एक पेज पे हमें इस बार देखने को मिल गए थे कि मैच द फॉलोइंग हर एक सब्जेक्ट के अंदर पूछ रखे हैं, तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं।
इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 4 लैंडमार्क केसेस इस एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बताइए। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, इनके केसेस कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर आपका है आंसर बी। जो जो इनके सामने लिखे हुए हैं वही सारे करेक्ट इनके केसेस हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस का केस है। पॉल्यूटर्स प्रेस प्रिंसिपल के लिए वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के लिए एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस। ये केसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इनको अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट। Which of the following best reflects the principle laid down in AP Pollution Control Board versus Professor M.V. Naidu? अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे, अभी हम लोग एक बार ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन सारे के सारे जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट के अंदर दिए हुए हैं और इनको आप तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक्चुअली एनवायरमेंट का कौन सा प्रिंसिपल ले डाउन करा गया था। आंसर करिए। सबसे पहले बात करो कि कौन सा प्रिंसिपल ले डाउन करा गया था। अब आपको एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखते के साथ ही याद आ जाना चाहिए कि हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो इस केस के अंदर ले डाउन करा गया था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से सबसे क्लोजली रिलेट कौन सा एस्पेक्ट करता है इसमें? आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल हार्म मस्ट बी रिड्रेस्ड मॉनिटरली, ये ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा गलत हो जाता है। कंपनसेशन की बात करता है, लेकिन कंपनसेशन हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नहीं है। कंपनसेशन प्रिकॉशन के अंदर नहीं आता, वो आफ्टर द हार्म डन आता है। ठीक है। सेकंड, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी मस्ट नॉट पैरालाइज एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। थर्ड, environmental clearance overrides fundamental rights. International treaties are enforceable as domestic laws. अब देखो, environmental clearance overrides fundamental rights, क्या ये चीज ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है? जरा मेरे को एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। इंटरनेशनल ट्रीटीज आर इन्फोर्सेबल एज डोमेस्टिक लॉ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, स्पेशली वेलोर के केस के बाद, जो हमारी गवर्नमेंट ने एनेक्ट करे हैं, लेजिस्लेटिव के रूप के अंदर वो लेकर आए हैं, एज अ डोमेस्टिक लॉ लेकर आए हैं। अब हमने अभी अभी पीछे पीछे पढ़ा था कि अगर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर चीज का प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तो यहां जो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाता है। साइंटिफिक अनसर्टेनिटी मस्ट नॉट पैरालाइज एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको साइंटिफिक अनसर्टेनिटी का मतलब समझ आ गया कि अगर एक आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक तरीका आता है जिससे आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कर सकते हो, बट वो ऑप्शन, वो तरीका जो है वो 100% साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने का जो डिसीजन है उसको टाल देंगे कि भाई हमारे पास तो देखो मेथड ही नहीं था, हमारे पास सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए हमने काम करा। तो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी जो है वो एक्सेप्शन नहीं बन सकता एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिसीजन मेकिंग को रोकने के लिए। ये इसका क्लियर क्लियर मतलब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, identify the correct legal position under section 19 of the Environment Protection Act 1986। अब यहां पे देखो, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई लीगल पोजीशन दिया हुआ है, क्या मतलब है इसका? हमें तो पता ही नहीं है लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो आपसे सेक्शन 19 की बात कर रहा है। वो ये पूछ रहा है कि सेक्शन 19 के अंदर एक्चुअली है क्या। Only the central government may file a complaint. No individual may approach court without the approval of a state pollution board. Any person can file a complaint after giving 60 days notice to the relevant authorities. Only a pollution control board can initiate prosecution. इसका correct answer बताओ।
जिन बच्चों ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ढंग से पढ़ रखा है डिटेल में मतलब कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि सेक्शन 19 बात किस चीज की कर रहा है, वो यहीं पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Any person can file a complaint after giving 60 days notice to the relevant authority। ये 60 days जो है ये आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ लिया जाएगा, असर्शन के अंदर पूछ लिया जाएगा, इसको मत भूलना। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 19 के अंदर, किसका? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, स्पेशली एनवायरमेंट के सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इज प्राइमरीली अ टूल फॉर, किस चीज का टूल है? इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, बट कोई बात नहीं, फोर्थ ऑप्शन की नीड भी नहीं है हमें मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट, imposing penalties on polluting industries. Second, mandating closure of all non-green projects. Third, appraising and mitigating potential impacts before the commencement of the project। अब environmental impact assessment देखो, impact assessment यहाँ पे ऑलरेडी जो इसका नाम है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि कोई भी हम करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, कोई भी हम कुछ भी प्रोसेस करने वाले हैं, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने वाली है, तो उस इनिशिएटिव को लेने से पहले वो इनिशिएटिव एनवायरमेंट के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होगा, हाउ बैड दैट इनिशिएटिव विच विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट कैन बी फॉर द एनवायरमेंट सराउंडिंग इट। ये बात करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ बनाना है, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी एक प्रोजेक्ट फाइनल करना है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जितनी भी सोसाइटीज आसपास एस्टैब्लिश हैं, जितने भी लोग आसपास रह रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को, कितनी एनवायरनमेंट को किस लेवल तक हार्म पहुंचेगा। और इसके कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं कि अगर इससे बियॉन्ड जा रहा है तो या तो कोई ऑल्टरनेट निकालो, नहीं तो उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रोक दिया जाता है। ये सारी चीजें पता चलती है हमको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर आप इस चीज का मतलब समझ चुके हैं तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर 3 समझ आ जाएगा, अप्रेजिंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल इम्पैक्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। कितने पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हैं कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले, उस चीज को सामने लेकर आना, और अगर कोई बहुत मेजर हार्मफुल इम्पैक्ट है तो उसको मिटिगेट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब ये हमारी जो पेड सीरीज है उनके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको आई थिंक 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे। यहाँ पे सिनेरियोज बनाए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सिनेरियोज होते हैं, और सिनेरियोज के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना होता है। बहुत ही इन डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है इन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A mining company receives clearance for a project in an ecologically sensitive zone। अगर किसी कंपनी, माइनिंग कंपनी को कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो उनको यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, environmentalists file a PIL citing potential violation of आर्टिकल 21। पोटेंशियल मतलब यहाँ पे इंपैक्ट असेसमेंट हुआ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपके ऑलरेडी हो गए, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स क्यों यूज होते हैं, दूसरा पोटेंशियल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी कर लिया हमने। ठीक है, द कंपनी आर्ग्यूज दैट द प्रोजेक्ट वाज क्लियर्ड एज पर MOEF गाइडलाइंस। यहाँ पे गाइडलाइंस के थ्रू जो MOEF की हैं वहां पे प्रोजेक्ट को क्लैरिटी मिल गई थी। एज अ जज, अब आप हैं जज इस चीज के, विच प्रिंसिपल बेस्ट हेल्प्स यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सिचुएशन आपको समझने पहले बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक कंपनी है, ठीक है, और ये माइनिंग कंपनी है, इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, यहाँ पे इसने उसके लिए क्लियरेंस ले लिया, MOEF गाइडलाइंस के थ्रू भी क्लियरेंस ले लिया। अब एक एनवायरमेंटलिस्ट आता है, बोल लेते हैं बी, ठीक है,
वो आगे कहता है कि देखो इसको चाहे क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन ये आर्टिकल 21 के तहत एक थ्रेट लेकर आ रहा है एनवायरनमेंट के लिए, एक पोटेंशियल थ्रेट, कि भले ही गाइड क्लियरेंस मिल चुकी है चाहे जैसे मर्जी मिली हो, बट थ्रेट तो ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब कोर्ट के सामने स्टे लगेगा इसके ऊपर, और कोर्ट के सामने ये चीज आएगी कि देखो सामने वाली पार्टी कह रही है हमने तो देखो सारी क्लियरेंस ले ली, सब कुछ कर लिया, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहा है कि सब चीजें ले ली होंगी, लेकिन कल को अगर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करा, अलाउ करा इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद अगर यहाँ पे इश्यूज आए, एनवायरमेंट को हार्म हुआ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? अब एज अ जज आप इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है यहाँ पे, एक जहां पे अप्रूवल हर तरीके से है, दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कैसे करा जाएगा एज अ जज? चार ऑप्शन है आपके पास: डॉक्ट्राइन ऑफ मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मेरीमेट्री डॉक्ट्राइन, और डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। आपको चारों डॉक्ट्राइन्स का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज हर सब्जेक्ट की यहाँ पे यूट्यूब पे प्रेजेंट करी जाए या नहीं। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग एक बारी सारे के सारे जितने भी हमारे ये हैं ऑप्शंस हैं, उनके बारे में एक बारी समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन। अब इसके अंदर मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन कहता है कि जो हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को नेशनल सॉवरेनिटी के साथ बैलेंस करना है। मतलब अगर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कहते हैं ए, और जो हमारा नेशन है, जो हमारे लोकल डोमेस्टिक लॉज हैं, वो कहते हैं कुछ बी, ये कहता है हमारा डोमेस्टिक लॉज। इस प्रिंसिपल के तहत इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। दैट मीन्स अगर आपका एक डोमेस्टिक लॉ है, तो वो जो हमारे यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन राइट्स हैं, उनको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, दोनों एक इक्वल बैलेंस पे चलने चाहिए। ये कहता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कहता है कि गवर्नमेंट एक्शंस अफेक्टिंग राइट्स मस्ट बी नेसेसरीली एंड नॉट एक्सेसिव। एक टेस्ट होता है बेसिकली ये इस चीज को जानने का कि जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स पे, वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। ये कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारा आर्टिकल 19 है हमारे, उसके अंदर राइट्स लेट डाउन है। राइट्स के साथ साथ ही जो नेक्स्ट क्लॉज आता है 2, 3, 4, 5, वो आता है रिस्ट्रिक्शंस का। ठीक है, जहां पे वो कहता है कि गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगी तो वो वहां पे रोक सकती है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके ऊपर। प्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। मतलब इतना जरूरी होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का फायदा ना उठाया जाए, नाजायज फायदा ना उठाया जाए, लिमिट के अंदर है ये जितने भी सिटीजन्स हैं, लेकिन वो इतनी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के तहत हम लोग अपना राइट एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेरीमेट्री डॉक्ट्राइन। Two statutes dealing in same matter are read together to ensure harmonious construction. देखो, बेसिकली ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है, हमारे पास दो स्टैट्यूट्स हैं जो बात कर रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब
दो स्टैट्यूट्स मान लेते हैं, ए और बी। जो हमारा पीएम डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए आपको ए प्लस बी पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ले डाउन करना पड़ेगा, इंश्योर कि जो सब्जेक्ट है, जो लेजिस्लेटिव का उद्देश्य है, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। यहां पे आई होप आपको ये वाला डॉक्ट्राइन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन। और लास्ट हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जनरली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत डिटेल में पढ़ रखा है और हमको ये चीज पता है कि जब जब देर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लेजिस्लेटिव लॉज, तो लॉ ये चीज इंश्योर करता है कि एक्चुअल उसका पिथ और सब्सटेंस क्या है। मतलब अगर ए वर्सेस बी है, दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ कह रहे हैं, तो यहां पे जुडिशरी का काम ये हो जाता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कि वो ये चीज डिसाइड करे कि जो लेजिस्लेचर है उसने क्या मेन मोटिव रख के दोनों के दोनों लेजिस्लेशंस को बनाया था। मतलब पिथ और सब्सटेंस क्या था कि अल्टीमेट उसका रीजन क्या था बनने का। अब यहां पे हमने चारों के चारों कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। अगर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है तो हम लोगों के पास दो चीजें आ रही हैं, दैट इज कि एक जगह हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम लोग रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करें, द बेस्ट आंसर हियर विल बी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन पढ़ के मजा आया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। और मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट क्लैरिटीज हैं, वो सारी की सारी अप्लाई हो गई। मजा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है एक। इन द ताज ट्रेपेजियम केस द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड री एलोकेशन ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। What was the primary constitutional basis for the decision? अब देखो, पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हम सबको ताज ट्रेपेजियम केस पता है, एलएलबी के अंदर, एलएलएम के अंदर, फिर यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए हर जगह हर बार हमने ताज ट्रेपेजियम केस पढ़ा है। अब यहाँ पे ये बताओ कि कौन सा यहाँ से आर्टिकल जो है वो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बनता है इस डिसीजन के लिए। इंडस्ट्रीज को जो रीलोकेट करा गया वो क्यों करा गया, किस बेसिस के ऊपर करा गया। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपको 1 मिनट लगेगा ये बताने के लिए दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे 48A है स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आर्टिकल 21 का जो एक्सटेंडेड पार्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, उन दोनों को यूज करके ही यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको रीलोकेशन के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट फैक्ट्री, अब ये मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग, जो हमारी पर्टिकुलर ब्लैक ब्लैक बेल्ट सीरीज जो है हमारी, ब्लैक बेल्ट सीरीज के थ्रू ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो, इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया, इन क्वेश्चंस को आपने ढंग से सॉल्व कर लिया, ईमानदारी से खुद दिमाग लगा के इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर अगर आपने दे दिया, तो इस बात की मैं गारंटी गारंटी दे रही हूं आपको कि आपका नेट का पेपर क्लियर होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। और जेआरएफ क्लियर होने के भी 95% चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सीमेंट फैक्ट्री कंप्लाइज विद नेशनल एयर एमिशन स्टैंडर्ड्स बट कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज इन अ नियर बाय ट्राइबल हैमलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्लाइज। अब देखो, इसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सीमेंट फैक्ट्री है जो कि कंप्लाई करती है नेशनल एयर एमिशन स्टैंडर्ड से, मतलब जो हमारे नेशनल एयर पॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो कंप्लाई कर रही है, उनके साथ कोई इशू नहीं है। बट कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज इन नियर बाय ट्राइबल हैमलेट, जो आसपास का ट्राइबल एरिया है वहां पे वो इशू जरूर कॉज कर रही है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्लाइज, ठीक है। ऑप्शन वन है आपका लीगल कंप्लायंस शील्ड्स लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी विदाउट मेंसरिया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, डी मिनिमस नॉन क्यूरा लेक्स। सबसे पहले तो कमेंट के अंदर मुझे ये चीज बताई जाए कि डी मिनिमस नॉन क्यूरा लेक्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये चीज बताएगी, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। कमेंट के अंदर मुझे ये चीज जरूर बताना। चलो देखो, यहां पे फिर से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया। स्टैंडर्ड्स तो मीट कर लिए लेकिन फिर भी एनवायरमेंट और आसपास के लोगों को प्रॉब्लम पहुंच रही है। इसी चीज की हम लोग अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से लीगल कंप्लायंस शील्ड्स लाइबिलिटी, मतलब अगर वो हार्म पहुंचा रहे तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो लीगल क्लियरेंस है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा मतलब फर्स्ट ऑप्शन का ये है। सेकेंड, नो लाइबिलिटी विदाउट मेंसरिया, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ट्राइबल एरिया जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, हम तो अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड्स ने अप्रूव कर दिया था। दूसरा ऑप्शन ये कहता है। तीसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्लस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का एक जॉइंट कंसेप्ट है। और लास्ट, डी मिनिमस नॉन क्यूरलेक्स, मतलब इसका आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आएंगे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देखो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बात करता है कि काम करने से पहले क्या आपने एनवायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट करा था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो जो आपको मेजर्स लेने चाहिए थे कि आपका जो एनवायरमेंट है वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो, क्या आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करे या नहीं करे। और अगर ये चीजें नहीं करी आपने और उसके बाद आपने सिर्फ अप्रूवल ले लिया है यहाँ पे और आप एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी गलती को ओन अप करेंगे और यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आएगी, मतलब यहाँ पे आपको कंपनसेशन आफ्टर द हार्म देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक सिचुएशन, सिंगल सिचुएशन की हमने बात करी है और सिंगल सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने इतने सारे डिटेल्ड कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। एनवायरनमेंट के वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं ये लोग। मतलब देखो, एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, केसेस है, बहुत सिंपल केसेस है। मतलब एक सिंगल लिस्ट है। ऑलरेडी जो बच्चे हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर रखी है जिन बच्चों ने, उनके पास पूरी की पूरी लिस्ट है हर सब्जेक्ट की केसेस की। सिर्फ उसके अंदर एडिशन होती है ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज, जैसे जैसे आपके साल में 2 बार यूजीसी नेट के पेपर होते हैं वहां पे एडिशन हो जाती है उसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं या ऐसे कौन कौन से केसेस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट बेसिस केसेस आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके एनवायरनमेंट के लॉज जितने भी दे रखे हैं, फिर आती है आपकी एनवायरनमेंट की ट्रीटीज जो भी दे रखी है, और लास्ट में इन सबको कंप्लाई करके आपके बनते हैं यहाँ पे डॉक्ट्राइन्स। यही 4 चीजें हैं एनवायरमेंटल लॉ के अंदर पढ़ने के लिए, और इसी तरीके से, इसी सेग्रीगेशन से ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको ये चीजें पढ़ाता है। अगर आपने इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले इनका आंसर दे देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन इन इंडियन एनवायरमेंटल लॉ पोस्ट वेलोर सिटीजन्स फोरम।
वेलोर सिटीजन केस के बाद इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो सबसे ज्यादा ठीक तरीके से बताती है कि इंडियन एनवायरमेंटल लॉ का रुख जो है वो कैसे बदला? फर्स्ट, द स्टैट्यूट्स प्रिवेल ओवर जुडिशियल डायरेक्शंस। क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना मुझे ये। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। Third, principles of international environmental law are judicially enforceable in India. And fourth, precautionary principle applies only to new projects. ये यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। अब जरा मेरे को फटाफट से इसका आंसर दो। Statutes prevail over judicial decisions. Environmental protection is a matter of executive policy. Principles of international environmental law are judicially enforceable in India. Precautionary principle applies only to new projects. क्या करेक्ट आंसर है इसका? वेलोर सिटीजन्स के केस के बाद इसमें से सबसे ज्यादा चेंज क्या आए? अगर आप क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हो और ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज अभी अभी एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल में बताई थी कि वेलोर सिटीजन्स के बाद हमारे इंडियन जुडिशरी ने, हमारे लेजिस्लेचर ने जो इतने भी इंटरनेशनली एस्टैब्लिश प्रिंसिपल थे, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स थे, उनको डोमेस्टिक लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट करा है। ये बात अगर आपको क्लियर है और पता है वेलोर सिटीजन्स के बारे में तो आपको सीधा सीधा पता होगा कि इसका आंसर है आंसर 3। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ आर जुडिशियली एनफोर्सेबल इन इंडिया। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है? फटाफट से ये चीज बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द कोर्ट इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस हेल्ड म्युनिसिपैलिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवेज मैनेजमेंट। द डिसीजन इज एंकर्ड इन। अब देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। मतलब गंगा पॉल्यूशन केस, ऐसा कोई एनवायरमेंटल लॉ का बच्चा नहीं होगा, एनवायरमेंटल छोड़ो, जिस बच्चे ने आज तक एनवायरमेंट लॉ एलएलबी के अंदर भी पढ़ा है उसने ये केस जरूर पढ़ा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली बताओ। डिसीजन किसके बेसिस पे दिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डेलीगेशन के ऊपर दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी के ऊपर दिया था, या पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के ऊपर दिया था? सारे के सारे कंसेप्ट इजी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे, एक्सेप्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। अब इसका जरा आंसर बताओ मुझे। म्युनिसिपैलिटी है यहाँ पे, म्युनिसिपैलिटी को रिस्पॉन्सिबल करा गया था सीवेज मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी होती है? स्टेट की होती है या सिटीजन्स की होती है? सिटीजन्स की होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डेलीगेशन यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ पे वो दूर दूर तक रिलेट ही नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी, ठीक है, ये कंसेप्ट है, यहाँ पे रिलेट भी करता है, लेकिन ये बात करता है कि हमको रिसोर्सेस को जुडिशली यूज करना चाहिए, उनको अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमें इनको बचा के रखना है, रिसोर्सेस को बचा के रखना है। अब आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन स्टेट को ड्यूटी देता है कि भाई आपके ऊपर पब्लिक ने ट्रस्ट करा है कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ताकि उनको हम जुडिशियली यूज कर सके, जुडिशियसली यूज कर सके। उनके यूसेज के थ्रू इतना जुडिशियस होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी जो है वो फुलफिल होए।
म्युनिसिपैलिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवेज सिस्टम, ये सीधा सीधा यहाँ पे बात करता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन एक लौता यहाँ पे ऐसा डॉक्ट्राइन है जो कि स्टेट की ड्यूटी की बात करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपके पास अगला मैच द फॉलोइंग आ चुका है। बताओ, अब देखो, ये इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर से उठाए गए हैं और उनके ऑप्शन सामने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर उठाए गए हैं। अगर आपने यूजीसी नेट लॉ की ढंग से तैयारी करी है तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड्स के अंदर आपको दे देना चाहिए। करेक्ट आंसर, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। बी, कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 बात करता है हमारे बायोसेफ्टी एंड जीएमओस की। यूएनएफसीसी 1992 बात करता है हमारी क्लाइमेट चेंज की। और सीबीडी 1992 बात करता है मरीन बायोडाइवर्सिटी की। सिंपल सिंपल आंसर है ये, तो इसका थ्रू इनका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अंडर रूल 53 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986, देख लेना ध्यान से, एक तो क्वेश्चन पढ़ लेना, रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। पब्लिक ऑब्जेक्शंस टू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन, कितने डेज के अंदर सबमिट होना चाहिए? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, आप लोगों ने हो सकता है ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, बट इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 60 डेज, ए है इसका आंसर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इस चीज को याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, 60 डेज फ्रॉम द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आंसर आपको बता देंगे 60 डेज है, लेकिन कौन सा 60 डेज है ये याद रखना है, यहां पे यूजीसी नेट ट्रिकी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सेक्शन 33A ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एम्पावर्स द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू, क्या करता है 33A? फटाफट इसका आंसर करो, सीधा सीधा आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर है सी, इशू डायरेक्शंस इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री और स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन 33A की बात करिए, 33 तो फिर भी बच्चे बता देंगे। Which of the following provisions makes violation of conditions of clearance under EIA punishable? Environmental impact assessment के अंडर कौन से ये प्रोविजंस हैं जो कि कंडीशंस ऑफ क्लियरेंस को पनिशेबल बनाते हैं? प्रोविजंस टू मेक वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ क्लियरेंस को पनिशेबल बनाते हैं। फटाफट इसका आंसर करो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कितना एक्सट्रीम ट्रिकी बना दिया इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। देखो, EIA का मतलब हुआ, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे, या तो ये होगा या तो ये होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि सेक्शन 15 जो है वो EIA की बात करता है, उसके पनिशमेंट की बात करता है, तो सीधा सीधा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 हो गया सेक्शन 15। अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडियन रिसर्चर्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द NBA फॉर, किस चीज के लिए चाहिए? ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है ये, हमारा ब्लैक बेल्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर ये बताओ कि कौन से ऑप्शन के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है NBA से। यहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट की इन डेप्थ नॉलेज चेक करी जाएगी। अगर आपकी इन डेप्थ नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन 2, कोलैबोरेशन विद द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फॉर बायो सर्विस इन्वॉल्विंग एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आई होप ये क्वेश्चंस पढ़ के आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। मतलब इतनी क्लियर कट प्रैक्टिस है ना ये, इतनी क्लियर कट प्रैक्टिस है। और यहाँ पे तो आपके पास आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे।
जनरली जो जितने भी पेड बैचेस हैं या जिन लोगों ने भी हमारी क्वेश्चन सीरीज को एक्सेस कर रखा है, उनके पास ऐसे ही क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। मतलब कोई स्कोप ही नहीं बचता। अगर आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की क्लासेस नहीं ली है ना, और आप इन क्वेश्चंस को इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल लॉ का जो आपका सब्जेक्ट है वो यूं का यूं ही क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट्स आर प्राइमरीली ट्रेडेड अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। ये तो देखो सबको पता होना चाहिए। देखो कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेड जो है वो आपके क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दिया गया था। एक आपका इसके अंदर मैकेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। लिख लो बल्कि चाहो तो इसे CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पे जितने भी हमारे कार्बन क्रेडिट्स है उनका जो ट्रेड है वो अलाउ करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। देखो यहां पे हो जाती है कंफ्यूजन। मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट नोटिफिकेशन क्या हमारे 39E के अंदर दे रखा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट की 17A का पार्ट है या नहीं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आर्टिकल 21 के तहत बना है। वाइल्ड लाइफ एक्ट आर्टिकल 48A के अंदर बना है। मतलब एक बारी के लिए आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे इन क्वेश्चंस के अंदर। बट अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपको ये चीज पता होगी, फॉर श्योर जो चीज पता होगी वो आपको ये पता होगी कि आर्टिकल 48A के अंडर ही बना था वाइल्ड लाइफ एक्ट। यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी की बात हो रही है और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है एनवायरमेंट लॉ का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे ब्लैक बेल्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज है जो हमारी। और इसी तरीके से आज ही आप लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपका खत्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरनेशनल लॉ भी आज ही कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके अंदर बात करने वाले हम लोग इंटरनेशनल लॉ के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके दिसंबर अटेम्प्ट के बैचेस जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाली है। देख लेना, जल्दी से जल्दी बैचेस को फिल कर लेना, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड बैचेस होते हैं जो हम लोग करते हैं। बिकॉज ज्योतिष ज्ञान का टारगेट सिर्फ एक है कि हर बच्चे की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बैचेस छोटे बनते हैं और लिमिटेड बनते हैं ताकि जितने बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं तो उन 100 बच्चे में से हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतनी बार रिविजन होना चाहिए। ऑलरेडी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं इसके अंदर ज्योतिष ज्ञान के बैचेस के अंदर, ये मैं आपको एक बार ही और बता देती हूँ। ऑलरेडी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बारी के लिए और डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस आपकी होगी ही होगी। हर हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, यानी कि हर सब्जेक्ट मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की लाइव क्लासेस होनी है। यहाँ पे PYQ बेस्ड एडिशनल क्लासेस जो आपने हमारे ब्लैक बेल्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हीं क्लासेस का रिजल्ट है वो। PYQs और जूरिस्प्रूडेंस को साथ में मिक्स करके ये सीरीज बनाई गई है स्पेशली। और बच्चों के रिव्यूज इतने अच्छे आए हैं इस बारी। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी गई है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसी एक प्लेटफॉर्म ने ये सीरीज इंट्रोड्यूस करी है। और बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए हैं इसके। मतलब इतनी ज्यादा हेल्प हुई है बच्चों को इसकी कि कंसेप्ट क्लैरिटी पूरा उनके सामने, कोई सा भी क्वेश्चन आप ला के खड़ा कर दो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो वो क्लियर ना कर पाए। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपके एक्सटेंसिव नोट्स हैं, क्वेश्चन बेस्ड नोट्स हैं। मतलब आपके नॉर्मली प्रिंटेड जितना भी बुक्स के अंदर मटेरियल है, जितना भी रिपीटेड मटेरियल, ऐसा कुछ भी नहीं। नोट्स ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत है।
उसके बाद टेस्ट सीरीज आपकी है। टेस्ट सीरीज आपकी दो तरीके की है यहाँ पे। एक है आपकी मंथली टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके जितने कंसेप्ट मंथ में क्लियर हो गए, जितने सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए मंथ के अंदर, उनका टेस्ट होएगा। और एक आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है। ठीक है। 1-to-1 mentorship guidance program is one of the best thing that has been introduced in the world of UGC NET from the side of Juris ज्ञान। इतना हेल्प करा है इसको बच्चों ने, क्योंकि बच्चों को यही चीज नहीं पता होती कि पढ़ना कहाँ से है, उनका लेवल कहाँ पे है, किन सब्जेक्ट्स के अंदर उनको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्या चीजें चाहिए उनको अपने यूजीसी नेट को क्लियर करने की। और इस प्रोग्राम की वजह से उनके एग्जाम इस बार क्लियर होंगे ही होंगे। इनफैक्ट जनवरी के रिजल्ट के अंदर भी हुए हैं। अगर आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी हैं जनवरी 2025 के लिए, एक बार उन क्लासेस को पढ़िए और जरा टैली करिएगा कि जो जनवरी का पेपर हुआ है उसके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस उसी क्लास के अंदर से आए हैं। एक बार जरा इस चीज को कंपेयर करना। साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट, मतलब आपका वीकली प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, वो चीज डिसाइड करते हैं ये वीकली टेस्ट। 8287770469 ये नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल करना है अपने बैच की रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप आपको एनवायरनमेंट की ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम को करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट।